नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज से तकरीबन 22 दिनों के बाद धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह कौन मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं यह भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन चंद्रचूड़ साहब रिटायर तो हो रहे हैं। एक बात जो उन्होंने 11 मई 2023 के महाराष्ट्र वाले मामले में संविधान पीठ के जजमेंट में कही थी, उस बात को पूरा किए बिना वो रिटायर हुए, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि उस मामले को वो पूरा कर सके। जब चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बने थे तो लोगों को बड़ी आशा थी, बहुत सारे मामले पर उम्मीदें पूरी भी हुई और स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति को इस देश में न्यायपालिका के शीर्ष पर देखने के बाद जो उम्मीदें जगी थी और जितनी बड़ी उम्मीद इस देश के लोगों को थी वो न कभी पूरी होनी थी और न हो पाई। लेकिन काफी बड़े लैंडमार्क जजमेंट उन्होंने दिए और जो जजमेंट दिए उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट, उसमें महाराष्ट्र के मामले पर तो ऐसा फैसला दिया जिस फैसले के बाद ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश ही करीब करीब खत्म हो गई है। कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस की कोशिशें हुई, मसलन हिमाचल प्रदेश हो नहीं पाया। और चंद्रचूड़ साहब जब 2.5 साल पहले कार्यभार संभाले थे तो लोगों को लगा कि न्यायपालिका में एक नई सुबह हो रही है। भारत की न्यायपालिका को हमेशा से स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता रहा, लेकिन इसी न्यायपालिका के अधीन जब जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हद तक जाने का फैसला किया तो लोगों के कान खड़े हो गए थे। लोगों को लगा था ये क्या हो रहा है, क्या वाकई वैसी स्थिति आ गई है। जस्टिस चेलामेश्वर उसमें थे, जस्टिस रंजन गोगोई उनमें थे। यह अलग बात है कि जस्टिस रंजन गोगोई बाद में राज्यसभा भी पहुंच गए। लेकिन जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश की कमान संभाली तो अखबारों के पन्ने काले किए जाने लगे। तमाम सोशल मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम चैनल हो गए हैं, सब पर जस्टिस चंद्रचूड़ के कसीदे काढ़े जाने लगे, जो आमतौर पर होना नहीं चाहिए था। जज को जज ही रहने देना चाहिए था, लेकिन यह हुआ। और कई सारे फैसलों में उन्होंने इस देश के सामने जो नजीर रखी वो आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ी नजीर साबित हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड को सिरे से खारिज कर देने का फैसला चंद्रचूड़ साहब का ही था। चुनाव आयोग से लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक को फटकार लगाना कि भाई डेटा जारी करो, बताओ किसने पैसे दिए, वो सब काम चंद्रचूड़ साहब ने कराया। महाराष्ट्र के मामले में 11 मई 2023 के जजमेंट को देखें तो एक तरह से संसदीय दल और विधायक दल, इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो व्हिप नाम की संस्था होती है, सचेतक की संस्था, उसकी नियुक्ति का अधिकार पार्टी के संसदीय या विधायक दल को के नेता को न देकर सीधे सीधे पार्टी आलाकमान को देने का एक ऐसा फैसला किया कि अब कोई गुवाहाटी मॉडल की सरकार नहीं बनाई जा सकती। स्पीकर को नोटिस देकर के सुनवाई से अलग रखना और फिर दल बदल कर लेने की जो परंपरा विकसित हो गई थी, उस पर सिरे से ब्रेक लगाने का काम किया। और तीसरी बड़ी बात जो उस जजमेंट में उन्होंने कही कि किसी भी पार्टी की आंतरिक टूट फूट के आधार पर गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कह सकते, यह भी जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला था। एक ही फैसले में तीनों बातें आई और यह फैसला तब दिखा लोगों को, प्रैक्टिकली तब दिखा जब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार गिराने की कोशिशें हुई। एक झटके में 6 बगावती विधायकों को विधायकी उनकी खत्म कर दी स्पीकर ने। उपचुनाव भी वहां हो गया, अन्यथा महाराष्ट्र का वो जजमेंट नहीं आया होता तो आज सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं चल रही होती। अब तक जनता दल यूनाइटेड को भी करीब करीब तोड़ा जा चुका होता, नीतीश कुमार भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन चुके होते, क्योंकि जिस तरह की बात हो रही थी और जिस तरह से खुद जेपी नड्डा ने पटना में जाकर कहा था कि आने वाले वक्त में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उससे साफ दिख रहा था कि अब हालात विकट है। यह 2022 की बात थी जब शिंदे गुट वाला ऑपरेशन चल रहा था, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई जा रही थी। लेकिन 2023 का वो जजमेंट कई पार्टियों के लिए वरदान बनकर के सामने आया कि अब ऑपरेशन लोटस जैसी गुंजाइश कामयाब होने की तरफ नहीं जाएगी।
लेकिन चंद्रचूड़ साहब जा तो रहे हैं, एक बात उन्होंने कही थी जो वो पूरा नहीं कर पाए, उसी जजमेंट में कही थी, मौखिक रूप से कही थी। और वो बात उन्होंने उसी महाराष्ट्र वाले जजमेंट में कही कि जो दल बदल कानून है, 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, उस पर अलग से एक बड़ी बेंच की और बड़ी सुनवाई की जरूरत है। और जब वो बात उन्होंने कही थी तब उनके रिटायरमेंट में 18 महीने बचे हुए थे। दल बदल कानून का किस तरह से दुरुपयोग और सदुपयोग हो रहा है आप जान रहे हैं कि 2/3 विधायक चाहिए किसी को, या सांसद चाहिए टूट के लिए। मतलब कोई व्यक्ति यदि 100 में से 34, 35 या 40 विधायकों का भी या सांसदों का नेता हो और 60 लोग उसके खिलाफ हो, तब भी वो यदि वो खुद आला कमान की भूमिका में भी हो तो वो अल्पमत में होते हुए भी नेता बना रहेगा। ये कौन सा कानून है भाई? पार्टी तभी तोड़ सकते हैं जब 2/3 की संख्या पूरी कीजिए। मतलब किसी विधानसभा में या किसी संसद में किसी पार्टी के 60 सांसद हैं या विधायक हैं, तो 60 की संख्या में जब तक 40 नहीं होंगे तब तक आप तोड़ नहीं सकते। और किसी व्यक्ति के पास 22-23 भी हैं और यदि वो पार्टी का आला कमान भी है, यानी उसी का व्हिप भी है और वही नेता भी है, तो अल्पमत में होने के बावजूद वही नेता रहेगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा झोल है। तो इस झोल को देखते हुए दल बदल कानून में समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी कि आखिर 50% का जो सामान्य बहुमत है किसी दल में दल बदल के लिए जो उचित भी है, उसकी जगह ये 2/3 का क्राइटेरिया क्यों बनाया गया। ये अपने आप में अल्पमत का शासन बहुमत के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से करने की कोशिश तो नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं, जो बात उन्होंने कही पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जो उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, उनसे देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में एक चीज और बता दें, जब केशवानंद भारती जजमेंट आया था, सरकारों की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित कर दी गई थी और उसके बाद तब कोलेजियम सिस्टम नहीं था, और जब कोलेजियम सिस्टम नहीं था, सरकारें ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती थी। तो उस जजमेंट से उस वक्त की सरकार इतनी खफा हुई, अप्रैल मई 1973 के दौर की बात है, कि 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करते हुए, जी हां, 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करते हुए, यानी उनकी वरीयता को दरकिनार करते हुए, उनके वरिष्ठता क्रम को दरकिनार करते हुए जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया था। और उसके विरोध में जस्टिस HR खन्ना ने इस्तीफा दे दिया था, जस्टिस KS हेगड़े ने इस्तीफा दे दिया था। जिन 3 सीनियर जजों को सुपरसीड किया गया उनमें जस्टिस खन्ना भी थे, और जस्टिस खन्ना बाद में चौधरी चरण सिंह की सरकार में देश के कानून मंत्री भी बने। तो जस्टिस खन्ना के भतीजे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो लोगों को उम्मीद है कि एक लेगेसी जो जस्टिस खन्ना के नाम से चलती है, भले ही उन्होंने इस देश की चीफ जस्टिसशिप को उन्हें नहीं मिली, लेकिन कई सारे मुख्य न्यायाधीशों से ज्यादा सम्मान उन्होंने इस देश की जुडिशरी में अपने लिए अर्जित किया। तो संजीव खन्ना के बनने से लोगों को उम्मीदें हैं। और संजीव खन्ना बनने, तो ध्यान रखिए, इनके पिताजी भी जज थे, हाईकोर्ट के जज थे। संजीव खन्ना ने कई लैंडमार्क जजमेंट में अपनी भूमिका भी निभाई है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट भी है, जिसमें सीधे तलाक देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अधिकार जो अपने हाथ में ले लिए, उस जजमेंट में भी संजीव खन्ना थे। लेकिन संजीव खन्ना साहब के एक मामले से थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर मुझे निराशा जरूर हुई थी। वो जज हैं, उनका फैसला सर्वोपरि है, लेकिन जैसा कि जस्टिस चंद्रचूड़, मौजूदा चीफ जस्टिस, कहते हैं कि लोगों को न्यायालय के निर्णयों की भी आलोचना करने का पूरा अधिकार है। तो वह आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन असहमति मुझे इस मामले में दिखाई दी मनीष सिसोदिया की जमानत की पिटीशन को लेकर। कई बार मैंने देखा कि उस बेंच में खन्ना साहब भी हैं, खूब आलोचना कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन जमानत उनकी टलती रही, लंबे वक्त तक टलती रही। और सबको पता है कि किस तरह से PMLA के सेक्शन 19 का दुरुपयोग हो रहा है। तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि अब चूंकि मास्टर ऑफ रोस्टर की भूमिका में
संजीव खन्ना होंगे। अब किसी 3 बेंच के जजमेंट का हिस्सा वाली स्थिति में वो नहीं होंगे कि वो अकेले कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हो और 2-1 से बहुमत कहीं और हो। अब बेंच के निर्धारण में भी उनकी भूमिका होगी। देश के जुडिशियरी के टॉप पर भी जस्टिस खन्ना साहब बैठेंगे और अगले 6 महीने तक वही देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो कई लोगों को उम्मीद है कि जो काम चंद्रचूड़ साहब अधूरा छोड़कर जा रहे हैं, जो काम उनके कार्यकाल में हो नहीं पाया, वो काम यहां पूरा हो जाएगा। न्यायपालिका में ऐसे होता है, कार्यपालिका और विधायिका में भी होता है कि एक सरकार जो काम करती है जरूरी नहीं कि वही पूरा करे। 97-98 में कश्मीर तक रेल लाइन बनाने का फैसला हुआ, अब तक बन रहा है। कई प्रधानमंत्री आए, कई गए। इसी तरह जुडिशरी में होता है कि एक फैसला जो देना होता है, उस वक्त जो एक निर्णय लिया जाता है या जो एक इच्छा व्यक्त की जाती है, वो आगे पूरा होता है। तो जस्टिस संजीव खन्ना की लीगेसी को देखते हुए लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इस देश की न्यायपालिका को एक स्वतंत्र रूप से स्थापित करने की, जो जस्टिस HR खन्ना जिस प्रकार से केशवानंद भारती जजमेंट को लेकर के इस देश के सामने एक नजीर बनकर के सामने आए, और नजीर इस रूप में कि सरकारों के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया कि फंडामेंटल जो संविधान में जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? समय समय पर बहुत सारी चीजें डिफाइन की गई, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या डिफाइन किया उन्होंने? यही डिफाइन किया कि देश का संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, मूल अधिकार, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी सरकार सहित न्यायपालिका की स्वायत्ता, इन तमाम चीजों को उन्होंने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन किया। और आगे भी बहुत सारी चीजें उसमें क्रमवार तरीके से समय समय पर जोड़ती चली गई। और उस बेंच में एक अहम हिस्सा थे जस्टिस हंसराज खन्ना यानी HR खन्ना। तो उनके परिवार से जस्टिस संजीव खन्ना आते हैं तो लोगों को स्वाभाविक रूप से जैसे उम्मीदें चंद्रचूड़ साहब से थी, हालांकि उनका कार्यकाल 2.5 साल का था, इनका केवल 6-7 महीने का होगा, उसी तरह की उम्मीदें जस्टिस खन्ना से है कि 6-7 महीने में भी ये एक लैंडमार्क जजमेंट तक देश को ले जाएंगे। और कई सारे मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट देश की न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर बैठकर आम आदमी के हितों के संरक्षक की भूमिका निभाती रही है, वो परंपरा भी अब आगे बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में खन्ना साहब जब 10 नवंबर को चार्ज लेंगे, 10 नवंबर से इस देश की न्यायपालिका के शीर्ष पर होंगे, तो कई सारे मामलों पर उनका जजमेंट किस रूप में सामने आता है। सबसे बड़ी उम्मीद तो 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून को लेकर है कि क्या आखिर उस पर वो कोई फैसला करेंगे, कोई पीठ बनाएंगे। पिछले 7-8 सालों के भारत के इतिहास को देखें, न्यायिक इतिहास को देखें, तो संविधान पीठ की तो जैसे बाढ़ आ गई। इतनी संविधान पीठ मुझे नहीं लगता कि उसके पहले के, मतलब 2015 के पहले के 65 सालों में इतनी संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट ने सब मिलाकर नहीं बनाई होगी जितनी 15 से लेकर 2023 के बीच में बनी। यानी 8 सालों में जितनी बन गई। प्राइवेसी पर, आधार पर, दिल्ली पर 2-2 बार, दिल्ली के राज्य सरकार को कितने अधिकार है, विधानसभा को कितने अधिकार है। इसके बाद आप देखें इलेक्टोरल बॉन्ड पर, इसके बाद देखें NJAC पर उसके पहले संविधान पीठ बनी, उसमें तो संविधान संशोधन को ही सिरे से नकार दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संविधान पीठ बनी, और अभी न जाने कितनी संविधान पीठ आपके सामने आएगी, देखते जाइए। लेकिन खन्ना साहब के कार्यकाल में निश्चित तौर पर नागरिक स्वतंत्रता और ED जिस प्रकार से इस देश में सत्ता प्रायोजित दिखाई दे रही है या प्रतीत हो रही है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के नाम पर विपक्ष की नकेल कसने का काम करती दिख रही है, उसके लिए जस्टिस खन्ना से लोगों की अपेक्षा है कि आखिर ड्रैकोनियन कानून जो इस देश में बिना दलील, बिना वकील के रॉलेट एक्ट की तरह ED के कुछ प्रावधान काम करते दिख रहे हैं, क्या उसको लेकर कोई फैसला आएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जब खन्ना साहब ही आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उम्मीदें बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।